तो क्वेश्चन था आपका 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था। मेथड क्या करना है, जिसमें कन्वर्ट करना कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, तो 180/पाई। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इसको 22/7 में कन्वर्ट करना है। क्यों? डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई का होना जरूरी नहीं है, बिकॉज पाई का डिफाइन किसको करता है, आपका रेडियन को डिफाइन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, 5 × 180 डिवाइडेड इंटू 7 और डिवाइड बाई 5। 2 से 11 टाइम है, 2 से 90 टाइम, तो 90 × 35 डिवाइडेड बाई 11। तो 35 × 90 आपका डायरेक्टली हो जाएगा 3150/11। ठीक है। एंड इसको अगर डिवाइड किया जाए, पहले यहाँ पे डिवाइड कर लो साइड में, यहाँ पे तो 3150 को 11 से डिवाइड किए यहाँ पे, तो 11 2 जार 22, 9 आएगा, 5 आएगा, 11 8 जार 88, फिर आपका 7 आएगा, 11 6 जार 66, 4 रेडियन बचेगा। तो आपका जो आंसर है 286 डिग्री प्लस 4/11। ठीक है। अब दोबारा क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 60 से मल्टीप्लाई। तो 286 डिग्री प्लस 4 × 60/11, तो ये हो जाएगा हमारा 286 डिग्री प्लस 240/11। फिर से डिवाइड करेंगे इसको 11 से हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 11 2 जार 22, फिर 2 11 1 इज 11, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 286 डिग्री, 11 से डिवाइड किया हमने यहाँ पे, तो रिमाइंडर देख लेते कितना होगा। हाँ, तो 11 2 जार 22, 2 बचेगा, 11 और 9 रिमाइंडर बचेगा, 11 मिनट प्लस 9/11। बोलो कोई दिक्कत? अब फिर से क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या 286 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस, अच्छा यहाँ पे यही कर लो, 9/60 कर लो यहीं पे, तो क्या 540, है ना, 540/11। तो कितना हो गया अप्रॉक्स बोलना, 286 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस अप्रॉक्स 50 सेकेंड। ठीक है ना। तो ये मान लो आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा, ये वैल्यू आएगा। तो आप चलो सब बच्चे देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका था 20 रेडियन, तो 20 रेडियन कन्वर्ट करना क्या होगा, 20 × 180 डिवाइडेड बाय, तो डायरेक्टली हो जाएगा ये, नहीं होगा, अच्छा ठीक है। तो पाई को फिर क्या करना पड़ेगा, 20 × 180 × 7/22, यही ना। तो फिर इसको करना पड़ेगा हम लोग को 10 × 180 × 7/11, है ना। तो कितना हो जाएगा, 18 7 जार कितना होता है, 12600 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको डिवाइड किया आपने, कितना आया है, 1145, ये आपका डिग्री आया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 5/11। अच्छा फिर 60 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1145 डिग्री प्लस 300/11, कितना है, 300/11 आपका 27 एक मिनट 1145 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस कितना सके 3/11 इंटू 60 कर ले सेकेंड के लिए। अब हो जाएगा 1145 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 180/11, इतना ही कर लो, इतना ही सेकेंड कर लो, और नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर फिर से, तो 44 रेडियन कन्वर्ट करना है, तो 180/22 × 7 कट गया पूरा, कितना आंसर आ गया, डायरेक्टली बोलना 2540, यही ना। अच्छा 2520 रेडियन, ये आंसर हो गया डायरेक्टली। यहाँ कोई मिनट सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक सब डिवाइड हो चुका है। सिमिलरली ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा,
इसको इस फॉर्मेट में देंगे आपको हम, देखो चेक कर लो। 11 रेडियन, तो 11 इंटू 180 इंटू 7/22, बोलो कोई दिक्कत? 11 टू जर कैंसिल, 2 से 90 कैंसिल, कितना हो गया? 63 630 रेडियन, सॉरी डिग्री ना, डिग्री। तो यहाँ रेडियन क्यों लिख दिया यहाँ पे? डिग्री। क्लियर ना? अब कर लो आराम से, यही था क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप उल्टा, डिग्री टू रेडियन। क्लियर? कॉपी कर लिए? प्रैक्टिस कर लेते हैं। डिग्री टू रेडियन। और क्लास 11 में जिन बच्चों का मैथ है वो क्या करेंगे, जाके चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे, फिर 3.1 कंप्लीट कर लेंगे। यही पढ़ना था 3.1। देखो अब, तो मैंने बोला डिग्री मान लो आपको दे दिया हम 10 डिग्री, 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, मतलब पाई का टर्म होना चाहिए। क्लियर? तो 10 इंटू जिसमें कन्वर्ट करना हो कहाँ रहेगा, वो ऊपर रहेगा। ये कटेगा आपका, कितना हो गया? पाई/18। अब यहाँ गलती से कोई भी बच्चा यहाँ पे 22/7 नहीं लिखेगा। पाई का मतलब ही रेडियन होता है, वो होना बहुत जरूरी है। और यहाँ मिनट और सेकेंड भी नहीं आएगा, यहाँ बस पाई के टर्म में डायरेक्टली आंसर आएगा। ठीक है? अब अगर मैंने बोला आपको कि कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन, तो 15 डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करना, 15 टू क्या होगा? पाई/180। ठीक है? 5 से 3 टाइम्स में और 5 से 3 टाइम्स में 36 टाइम। कोई दिक्कत? तो कितना हो गया ये? 3 पाई/, अच्छा ये भी कट जाएगा पूरा, तो पाई/12 रेडियन, पाई/12 रेडियन। ये हो गया आंसर। चमका ना? बिकॉज इसमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आपने कन्वर्ट करना सीख लिया दोनों फॉर्म में, क्या? डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। होप करते हैं यहाँ किसी बच्चे को डाउट तो नहीं होना चाहिए, है क्या? रिजोल्यूशन ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट और रिजॉल्विंग द कॉम्पोनेंट। देखो ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश मान लेते नेगेटिव वाला, ये वाई एक्सिस, और ये वाई डैश हो जाएगा अपना नेगेटिव वाला। ठीक है? कंपोनेंट तो कहीं भी हो सकता है ना? देखो बात समझ, अगर मैंने बोला कि ये कंपोनेंट मान लो थीटा एंगल बनाया, कोई वेक्टर कंपोनेंट था ए बी सी जो भी मान लो, आर मान लेते हैं, एक वेक्टर कंपोनेंट था आर जो कि मान लो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया आपका? थीटा एंगल बनाया। तो मैंने बोला कि इस कंपोनेंट को अगर एक्स एक्सिस पे, इस कंपोनेंट को वाई एक्सिस पे रिजॉल्व किया जाए तो उस कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। और समझो कैसे करेंगे, बात समझना। मान लो इसका लेंथ कुछ 5 मीटर होगा, कितना होगा? अब जब इस कंपोनेंट को तुम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो ये लेंथ और ये जो ओरिजिनल लेंथ था दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बात समझना। ये अगर 5 मीटर का था इतना मेरा लेंथ, बात समझना, देखो कैसे ये है ना, मान लो घड़ी से लेकर एंड पॉइंट देखो, मैच किया है ना? अब इसको ऐसे गिराएंगे तो देखो कहाँ निकल गया हमारा हाथ, आगे आगे निकला ना। बट ये कंपोनेंट का लेंथ कितना बता रहे हैं? बस इतना ही बता रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल इसके आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कैसा होना चाहिए? 90 होना चाहिए ना। तो क्या ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे? परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए इस कंपोनेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते आप। अगर ये 5 मीटर है, बात समझना, अगर ये 5 मीटर है तो हर जगह 5 मीटर होने के लिए शेप कैसा बन जाएगा? शेप क्या बन जाएगा? बट हमें क्या चाहिए? ट्रायंगल। हमें क्या चाहिए? इसके अंदर पक्का हो गया कि ये कंपोनेंट जो होगा इससे छोटा हो जाएगा। अब देखो वाई में गिराओ परपेंडिकुलर लाइन, अगर वाई पे एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करते हो, अब बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये लेंथ बराबर हो? ये इतना बड़ा लेंथ इसके बराबर हो सकता है क्या? इसलिए बोलते हैं रिजॉल्विंग द कंपोनेंट। ठीक है? कंपोनेंट को एक्स और वाई में रिजॉल्व करना है, वैल्यू सेम हो जरूरी। तो अगर मान लो रिजॉल्व करोगे तो वैल्यू डिफरेंट हो गया, तो मेरा क्वेश्चन कितना डिफरेंट हुआ? क्या सब कुछ डिपेंड करता है थीटा पे? कैसे? बात समझना, देखो और लॉजिक देते हैं आपको। अगर मैंने बोला तो वही 5 मीटर, अच्छे समझना, ये यहाँ पे ये देखो थीटा बहुत ही छोटा है। ठीक है? अब तुम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो ये यहाँ पे जाकर 4.99 मीटर मिल जाएगा, अप्रॉक्स से मिलेगा। एक्स पे कितना मिलेगा आपको? अप्रॉक्स 4.99 मीटर मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब यहाँ पे अगर एंगल छोटा हो तो एक्स कॉम्पोनेंट एग्जैक्टली लगभग सेम मिल रहा है, बट वाई कॉम्पोनेंट उसका उल्टा, क्योंकि दोनों मिलाकर सेम हो जाना चाहिए। देखो चेक करो,
ये मिलेगा आपका 0.1 मीटर। चमका नहीं चमका? ये अगर 5 मीटर का था ये लो लाइन, हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो कितना मिला एक्स में हमको? 4.99 मीटर। 0.1 मीटर क्या हो गया? कम हो गया। तो इससे हम ये समझते हैं कि एंगल ही डिपेंडेंट है आपका। एंगल पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक्स कंपोनेंट कितना होना चाहिए और वाई कंपोनेंट कितना होना चाहिए। बट ये तो 100% श्योरिटी यहाँ पे है कि कभी एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली सेम तभी मिलेगा जब वो कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे ही हो। कहां पे हो? अगर एक्स एक्सिस पे रहा तो 5 का 5 मिल जाएगा, बट वाई कितना मिल जाएगा? और दोनों का समेशन फिर कितना आ जाएगा? 5। अच्छा, तो ये बात हम समझ गए कि कंपोनेंट रिजॉल्व का मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद वैल्यू सेम नहीं आएगा तो क्वेश्चन कितने फैक्टर से कम हो जाएगा या कितने फैक्टर से ये बढ़ जाएगा। तो ये चीज कौन डिफाइन करेगा? ऑलवेज आपका एंगल। कौन डिफाइन करेगा? अब इसी बात को हम थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड करते हैं और समझाते हैं, एलिबरेट करते हैं इस चीज को हम। अगर यहां तक लॉजिक क्लियर है तो क्या बताओ, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है? देखो ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो क्या ये y के बराबर? देखो चेक करो, जो वैल्यू यहां मिलेगा, बात समझना, जो वैल्यू ये पॉइंट पे मिलेगा क्या यही y मिलेगा आपको? और जो वैल्यू यहां मिलेगा x वैल्यू, क्या यही आपका सेम टू सेम यहां भी मिलेगा? क्योंकि पैरेलल लाइन है, इक्वल होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो बताओ, एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पढ़ना होता है, समझना बात को। ये गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन है और ये हमें चाहिए। तो क्या चाहिए? P चाहिए, H गिवन है, तो कौन सा रेशियो? P बाई, वेरी गुड, साइन। कौन सा? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू y बाई आर। तो y कितना हो गया आपका? r साइन थीटा। चमका नहीं चमका? बोलो, कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर आपको x चाहिए तो ये आपको चाहिए, बेस आपको चाहिए। क्या गिवन है? हाइपोटेन्यूस गिवन है। B और H का रेशियो किसका होता है? अब तुमको लॉजिक क्लियर होना, रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा ना। तो क्या होगा? x बाई आर। सो वी गेट x इक्वल टू r cos थीटा। अब इतना लॉजिक क्लियर तो रट्टा मारना भी सीख लेते हैं, क्योंकि बार बार अब कुछ के सॉल्व तो नहीं करेंगे ना, बार बार बैठ कर सॉल्व नहीं करेंगे। तो रट्टा मारना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो कैसे रट्टा मारे? सुनो बात को। तो मैं बोल रहा हूं कि जिससे एंगल कनेक्ट होगा, जिस एक्सिस से एंगल कनेक्ट होगा उस एक्सिस के साथ cos थीटा लिख देना, और जिससे एंगल कनेक्ट नहीं होगा उस एक्सिस के साथ sin थीटा लिख देना। और जो मेन कंपोनेंट आपका है बीच वाला, उसको दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, r cos थीटा एंड r sin थीटा। तो ये मिल जाएगा x और ये मिल जाएगा, डायरेक्टली रट्टेबाजी हो गया। अगर लॉजिक क्लियर है तो रट्टेबाजी भी हमारा होना चाहिए डायरेक्टली आंसर लिखने के लिए। तो अब ये भी ध्यान रखना, x का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू नहीं, ये भी हो सकता है। y का मतलब सिर्फ सामने वाला नहीं, y भी ये भी हो सकता है। क्लियर? या तो उसके पैरेलल वाला या तो इसके पैरेलल वाला, दोनों वैल्यू सेम रहेगा। कभी एक पे फोकस मत करना, x मतलब यही निकाले हैं, x मतलब ये भी निकाल चुके हैं, y मतलब सिर्फ ये निकाले हैं, y मतलब ये भी निकाल चुके हैं। चमका ना? इसको लिख लो पहले, एक दो क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करवा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे पहले एक एंगल देख ही लेते हैं जो ज्यादातर फिजिक्स के क्वेश्चन में आएगा। बाकी एंगल सबको याद ही है ना? स्पेसिफिक कौन सा एंगल आपका है? 36.9 डिग्री एंड आपका 53.1 डिग्री। ठीक है, इस एंगल के सामने अगर वैल्यू देखा जाए तो इसके सामने का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, इसके सामने का वैल्यू होगा 4 और 90 के सामने हो जाएगा आपका 5। तो इस एंगल को अप्रॉक्स लेके चलेंगे हम लोग। तो अप्रॉक्स लेते हैं, एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 37 डिग्री, ये हो जाएगा 53 डिग्री और ये आपका 90 तो है ना। तो ये 37 के सामने 3, 53 के सामने 4 और 90 के सामने 5। ये 100% आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और बाकी वैल्यू आप डायरेक्ट फटाफट बता दो कितना कितना होगा। अगर मैंने बोला sin 37 तो क्या हो जाएगा? sin 37 3/5। cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5, क्योंकि sin 37 मतलब sin थीटा इक्वल टू p/h, तो p ये रहा और h ये रहा। cos थीटा b/h, तो ये b रहा और ये h रहा। सिमिलरली tan 37 कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए 100%। बाकी 53 वाला पोर्शन आप यहाँ खुद से लिख लोगे। चलो जल्दी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। एंगल का मेजरमेंट कैसे होगा? पहला चीज तो याद रखना आपको तो यहाँ पे कि आपको हम बेसिक के थ्रू बताते हैं, एक्स और वाई आपका है।
अगर मैंने बोला कि आपका मूवमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे आपका है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका एंगल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट अगर मान लो आपका एंगल क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे मूव किया आपने यहां से यहां मूव किया, तो बोल रही है एंगल आपका नेगेटिव हो गया। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए नेगेटिव एंगल होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए पॉजिटिव आपका वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे पहला, अगर मैंने बोला कि कोई एंगल हमने मूव करवाया 330 डिग्री, ठीक है। अगर मैंने बोला थीटा इक्वल टू 330 डिग्री पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यहां से यहां तक मूव किया और हम बोलेंगे 330 डिग्री मूव किया। या फिर इसी को बोलते हैं हम कि थीटा इक्वल टू -30 डिग्री, तो -30 मतलब जितना मूव करेंगे हम, ये हो गया 30 डिग्री। अब यहां -30 लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ही आपका पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दिया आपको हम थीटा इक्वल टू -330 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि तुम अब यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव करोगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाओगे, समझे। तो 330 डिग्री ये रहा आपका जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट है, बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुमने 330 डिग्री पॉजिटिव लिखा है दैट बिकम्स फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर 330 डिग्री तुमने नेगेटिव लिखा है दैट बिकम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। पूरा का पूरा आंसर चेंज कर जाएगा अगर यहां लॉजिक क्लियर नहीं हुआ तो, समझे बात को ना। अगर आपको बोल रहे निकालने, बात समझना, अगर मैंने बोला निकालने साइन -30 डिग्री, साइन -30 डिग्री, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इसका आंसर रट्टा मारते हैं। अब कैसे रट्टा मारते हैं उसको भी देख लो, देखो वो क्या बोलते हैं कि आपको याद है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में क्या था आपका, ऑल पॉजिटिव साइन कॉसेक टैन कॉट एंड कॉसेक। तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव होगा आपका, कॉस एंड सेक। तो मैंने बोला कि साइन -30 डिग्री, ठीक है, इसका आंसर होता है -sin30 डिग्री। मतलब ये हुआ, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा रट्टा मार के रखते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। लॉजिक सुनो क्या है, ये बताओ साइन तो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उससे तो मतलब है नहीं, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है, एंगल का मूवमेंट, पॉजिटिव रहा तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव रहा तो तुम बताओ यहां से तुम कितना घूमोगे, कहा क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो बताओ क्लॉकवाइज 30 डिग्री मूव करते कौन सा क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का आंसर कैसा होता है, नेगेटिव, इससे नेगेटिव है। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका आंसर डायरेक्टली क्या बोल देंगे -sin30 डिग्री मतलब -1/2, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद होना चाहिए और सेकेंडरी पोर्शन याद होना चाहिए, क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव। ये बहुत काम आएगा, ज्यादातर बच्चे बोल रहे बहुत माइनर मिस्टेक करते हैं इसके अंदर। फिजिक्स का लॉजिक पता है, सब पता है, बट कैलकुलेशन करके आंसर नहीं आएगा तो क्या फायदा। जब एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैलकुलेशन, तो पूरा फिजिक्स आपका वहीं के वहीं रहेगा, ना कंपटीशन निकल पाएगा ना कॉन्फिडेंस आ पाएगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस लाना है तो बेसिक मैथ्स को आप अच्छे तरीके से निचोड़ डालो, तरीके से खूब प्रैक्टिस करो, तब जाके फिजिक्स में अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर, तो लिख लो इसको, अपने टर्म में लिखना। अगर मैंने बोला कि साइन 210 डिग्री कितना होगा, अच्छे समझना, क्या इसी क्वेश्चन को हम लोग, अच्छे समझना, क्या इसी क्वेश्चन को हम लोग -150 डिग्री लिख सकते हैं क्या। ओवरऑल क्या करना है आपको, हमेशा दोनों का मिलाकर 360 आना चाहिए। देखो चेक करो, माइनस से मतलब नहीं है, आप बस वैल्यू को देखो। माइनस ये बोल रहा घूमना कैसे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर ना। तो इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ, जो आंसर साइन 210 डिग्री जाएगा वही आंसर हमारा 150 आएगा। सिमिलरली अगर आपको बोले साइन 30 डिग्री का आंसर, या फिर बताना साइन कितना -330 डिग्री का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ? क्या किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे लॉजिक में, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो घूमेगा आपका क्लॉकवाइज में 30 डिग्री, जो घूमेगा आपका क्लॉकवाइज में 330 डिग्री, वही घूमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज में ओनली 30 डिग्री। दोनों मिलाकर होना चाहिए सिर्फ आपका 360 डिग्री। 360 डिग्री समेशन आना चाहिए और माइनस प्लस उसके मूवमेंट को बता रहा है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। समझा ना, आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे जो गलती नीट वाले करते खासकर उनकी बात कर रहे हैं, वो ना इन चीज से बहुत दूर भागते हैं। मैंने बोला कि बताओ साइन 2 थीटा कितना होता है, 1 + cos 2 थीटा कितना होता है, 1 - cos थीटा कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, अपना पेज टर्न करेंगे, इंपॉर्टेंट फाइल निकालेंगे, एक बहुत अच्छा सा पुराना है कि 50 साल पुराना निकालेंगे कहीं से, देखेंगे अच्छा इसका वैल्यू दिया था,
फिर आंसर निकालेंगे। बोले आंसर तो आ गया, लेकिन एग्जाम टाइम में नहीं आ पाता उनसे। क्यों? बिकॉज इसको उन लोगों को वैल्यू याद नहीं होता फिर। तो मैं बोल रहा हूँ कि आज की बात से मेरे बैच में खासकर जो बच्चा है, ये वैल्यू जबान पे रट्टा होना चाहिए, ठीक है। अब इस वैल्यू पे आपको कम से कम फिजिक्स में, मतलब जहां भी हर चैप्टर कहीं भी एंटर कर जाए ना, फिजिक्स का 11 12 कहीं चैप्टर एंटर कर जाए, ऐसे क्वेश्चन इसके बेसिस बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा। मान लो हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन इसी के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। अब उसके लिए तुम वहां पे मनोरपति मत खोलना, वहां पे डायरेक्टली पीछे देखोगे, फिर आंसर देखोगे, फिर आंसर निकालोगे। आंसर तो आ जाएगा, बट आपने चीटिंग की वहां पे। मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस इतना हाई कर लो कि आपका वैल्यू जबान पे रट्टा होना चाहिए। और खासकर नीट वालों के बच्चों को बोल रहे हैं, ये गलती बार बार करते नीट वाले बच्चे। ऐसे क्वेश्चंस कभी आपको हमेशा एक फाइल रखेंगे अपने पास, उसको निकाल के आंसर ढूंढते हैं वो लोग। मतलब इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मैंने पूछा 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना होता है साइन के टाइम में, तो उनको कुछ नहीं पता क्या होता है। उनको पता पीछे मेरे पास है फाइल, उसको निकाल कर देख लेंगे। बट कहाँ होना चाहिए सब कुछ? एग्जाम का टाइम में कुछ काम तो आएगा ही नहीं, तो आपको सब कुछ रट्टा होना चाहिए तरीके से, लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपका। क्लियर? तो अभी का 10 मिनट हम लोग सिर्फ इसी पर टाइम स्पेंड करेंगे और प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला को याद कर लेंगे। आज के लिए नहीं, अगले 2 साल के लिए याद कर लेंगे। कभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, याद रखना। 2 साल याद करो, एग्जाम लिखो, बात खत्म करो, ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेसिक से। तो ये होता है आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब जल्दी थोड़ा ड्राइव करेंगे सब बच्चे। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना बाद में, पहले साथ साथ बोलते जाओ मेरे साथ। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इतना सबको याद ही होगा मेरे ख्याल से, बहुत पहले से पढ़ा होगा। नेक्स्ट, साइन ए माइनस बी का मतलब होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी, अरे साथ साथ बोलो, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान रखना, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना मुझे, इतना होता है, ठीक है। ये चीज तो फॉर्मूला आपको रात को 2 बजे पूछे तभी याद होना चाहिए। नींद में वो उठा देंगे तो ये बोल के सो जाना, बट आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए अच्छे से। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट इसको नंबरिंग कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबरिंग कर लेते हैं। देखो, अगर मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ए और बी की जगह थीटा पुट कर लो, एक्स पुट कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो थीटा पुट करते हैं, ए और बी दोनों थीटा है, तो क्या हो गया, साइन क्या बन गया आपका 2 थीटा। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कितनी बार आया, 2 बार, तो बोलेंगे 2 बार आया साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो फॉर्मूला तैयार हो गया, 2 साइन थीटा इंटू, चमका नहीं चमका? अच्छा, अब देखो चेक करना, अगर थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ थीटा के साथ कितना 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई है? जब 2 था तो यहाँ 1 था, तो यहाँ 1 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ। ये डबल है, इसका आधा है ना। जब 2 थीटा है तो वहां पे 1 थीटा 1 थीटा, और जब यहाँ पे 1 थीटा कर देंगे थीटा बाई 2, और तो बताओ साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस, चमका नहीं चमका? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? सिमिलरली अब तुम यही सेम चीज थीटा थीटा इसे पुट करो, किसमें, थर्ड वाले में पुट करो, तो थीटा प्लस थीटा बिकम्स, तो दैट बिकम्स कॉस, चमका, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस, अरे बोलो चमका नहीं चमका? चमका सबको? अब ये बोलो यहाँ पे सब फिर से वही चीज, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ 1 थीटा, तो बताओ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बोलना, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो चमका नहीं चमका? अच्छा चमका? अच्छा, सिमिलरली हम चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, cos 2 थीटा आपका, इसी को सिमिलरली आगे बढ़ा रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं, cos 2 थीटा कितना है आपका, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करो ना कि हम चाह रहे कि दोनों एक ही टर्म में दिखे, लाइक दोनों साइन में दिखे या दोनों कॉस में दिखे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे पता है यहाँ पे कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है। ये हो गया cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
चमका? बोलो कोई दिक्कत? फिर से अगर 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा है, तो कॉस थीटा कितना हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चमका? अब इसी वाले में अब साइन को चेंज करो, कॉस को रहने दो। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। चमका? अब यही सब कन्वर्जन ना, अगर मान लो, बात समझो, अब अगर एक काम करो, यहाँ पे किसको इधर भेज दो, ये माइनस 1 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है कि नहीं है? और ये फॉर्मूला कभी याद ही नहीं होता है, बहुत टफ तो है नहीं। अब इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रट्टा मारो, जो करना करो, बट आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली इसको जब क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चमका? आपको सब फॉर्मूला याद होना चाहिए A to Z। अब कैसे लागू आपको बताए दिए, ठीक है, कॉपी कर लो। कॉस 2 थीटा कितना है आपका? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सुन लो। तो बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वाले में देख लो, कॉस थीटा के लिए बताओ। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। चमका? सिमिलरली इसके लिए बताओ, इसके लिए बताओ कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। चमका? और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ये 4 फॉर्मूला जबान पे हमेशा रट्टा होना चाहिए, हमेशा, एनी टाइम। जब भी पूछ रहे फॉर्मूला, आपको नींद में भी रहो तो याद होना चाहिए। इतना जरूरी फिजिक्स के लिए फॉर्मूला, बहुत जगह यूज करते हैं इसको हम लोग।